ट्रस्ट करता है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कोई भी बीमा करवाने के लिए बीमा योग्य हित इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। जीवन बीमा में पॉलिसी की शुरुआत में देख लेंगे, जर्नल इंश्योरेंस में पॉलिसी की शुरुआत में और क्लेम के टाइम पे। मरीन इंश्योरेंस पे कौन सा ऐसा बीमा है जिसमें केवल क्लेम के टाइम पे देखते हैं, दावे के समय देखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मरीन इंश्योरेंस। खुद के जीवन में व्यक्ति का अनलिमिटेड बीमा योग्य हित होता है। हस्बैंड का वाइफ में, वाइफ का हस्बैंड में, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉय का आपस में बीमा योग्य हित होता है। पार्टनर्स का आपस में बीमा योग्य हित होता है, गारंटर का होता है। और कौन सा ऐसा रिश्ता जहाँ पे बीमा योग्य हित नहीं होता, तो ब्रदर सिस्टर या फिर कजन जो होते हैं वहां पे हमारा बीमा योग्य हित नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है कि क्षतिपूर्ति होना, तो वो जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस में तो क्षतिपूर्ति हो जाती है, बट लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होती। यहाँ तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है भैया, जितने का बीमा कराओगे उतना दे देंगे। ठीक है जी। फिर आईजीएमएस फुल फॉर्म पूछता है, इंटीग्रेटेड ग्रेवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, 2002 में आया। टोल फ्री नंबर है 155-255, ईमेल आईडी है complaints@irda.gov.in। ठीक है मैम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है, फुल फॉर्म पे बनता है, कब लागू हुआ है वो बनता है, टोल फ्री नंबर 155-255 है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, मेनली आपके ईमेल आईडी या फिर फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो आईजीएमएस की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, 2002 में। टोल फ्री नंबर 155-255, ईमेल आईडी complaints@ird.gov.in। फिर उसके बाद अम्बर्ड्समैन, इसके कुछ पॉइंट है मैडम, जैसे कि 20 लाख रुपए तक की इसकी लिमिट है, 17 ऑफिस है, वो सारी टेरिटोरियल लिमिट्स में काम करते हैं, अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में काम करते हैं। शिकायत कब तक कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट करती है उसके 1 साल के अंदर अंदर यहाँ शिकायत कर सकते हो। शिकायत फ्रेश होनी चाहिए, किसी भी जुडिशरी के अंदर न्यायिक संस्था में लंबित नहीं होनी चाहिए। शिकायत लिखित में देनी है, कोई फीस इसके लिए लगती नहीं। 1 महीने के अंदर सिफारिश लागू करता है, सिफारिश से बात नहीं बनती तो अपना 3 महीने में फैसला सुना देता है, अवार्ड पारित कर देता है, जिसको बीमा कंपनी को 15 दिन में लागू करना होता है। और पॉलिसी दस्तावेज के अनुसूची भाग में इसका जिक्र है। बस सिंपल से पॉइंट है 11, जिसमें से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। फिर उसके बाद कोपा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फुल फॉर्म पूछ लेता है कोपा की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आई, 1986 के अंदर। लागू कब हुई, 24 दिसंबर 1986। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, याद कर लीजिए, 24 दिसंबर 1986। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कितने तक के केस सुनता है, 20 लाख के। स्टेट कमीशन कितने का सुनता है, 20 लाख से 1 करोड़ के। और नेशनल कमीशन 1 करोड़ से ऊपर के सुनता है। यहाँ पे शिकायत आप 2 साल तक करवा सकते हो, और अगर आप निचले स्तर के फैसले से खुश नहीं हो तो आप ऊपर जाके अपनी अपील कर सकते हो। 24 दिसंबर 1986 को ये स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। फिर उसके बाद एचएलवी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, बनाया किसने, प्रोफेसर एसएस ह्यूबनर ने। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड और नीड बेस्ड मेथड भी इसको बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है निकालने का, नेट एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जितनी उसकी साल की नेट इनकम है उसको आप डिवाइड कर दो किससे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। नेट एनुअल इनकम कैसे निकालते हैं मैडम, जो उसकी नेट मंथली इनकम है उसमें से क्या है कि जो खुद पे खर्चे करता है, सेल्फ एक्सपेंस, वो उसको माइनस कर दो, और महीने की आ जाएगी। महीने में, अब साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी एनुअल आ जाएगी। फिर आ गया नॉमिनी, ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 में लिखा है। तो इसके तहत क्या है कि एक पॉलिसी के अंदर कितने भी नॉमिनेशन कर सकते हो, बट एक से ज्यादा करोगे तो परसेंटेज बताना पड़ेगा। 18 साल से कम के बच्चे को नॉमिनी बना सकते हो, उस केस में अपॉइंटी बनाना पड़ेगा। कोई भी नॉमिनेशन कभी भी बदलना है तो एंडोर्समेंट या पृष्ठांकन के तहत कभी भी बदल दो। ठीक है जी। फिर उसके बाद असाइनमेंट आ गया, ये है पॉलिसी को गिरवी रखना, असाइन करना किसी को। तो 2 तरह के असाइनमेंट है, एब्सोल्यूट में पूरे अधिकारी दे दिए। फिर है कंडीशनल या कोलेटरल, इसके अंदर क्या है कि कुछ अधिकार दे दी जाती है कुछ समय के लिए, जैसे वो कंडीशन पूरी होती है तो वापसी दोबारा से अधिकार उसी को मिल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। फिर आ गया एमडब्ल्यूपी, फुल फॉर्म पूछ लेता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदी में बोलते हैं विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। कब, 1874 में। किस सेक्शन के तहत राइट्स दिए गए हैं वाइफ को और बच्चों को, सेक्शन 6 के तहत। इसमें वाइफ, बच्चे या फिर वाइफ और बच्चे दोनों को बेनिफिशियरी बना सकता है, लेकिन ट्रस्टी किसको बना सकता है, या तो वाइफ को बना सकता है, बच्चों को बना सकता है, बट वो 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। कोई कोर्ट, बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी पैसे लेने देने वाला इसको साथ में अटैच नहीं कर सकता, कोई बदलाव इसके अंदर नहीं कर सकते। और अगर प्रपोजल ट्रस्टी नहीं बताता तो गवर्नमेंट ट्रस्ट है वो ट्रस्टी बन जाएगी, और इस पॉलिसी को असाइन नहीं किया जा सकता, गिरवी नहीं रखा जा सकता, या लोन नहीं लिया जा सकता इसके तहत। ये आपकी एमडब्ल्यूपी एक्ट आ गई मैडम। इंश्योरेंस एजेंट, सीधे सीधे से पॉइंट है, एक एजेंट कौन होता है, बीमा कंपनी और उसके बीच में, ग्राहक के बीच में मध्यस्थ होता है, जो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के तहत लाइसेंसदारी होता है। क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंडिविजुअल है तो 50 घंटे की, कंपोजिट है तो 75 घंटे की।
ट्रिपल आई इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो एग्जामिनेशन बॉडी है उससे पेपर पास करना चाहिए उसको। लाइसेंस है उसको IRD दे देगा जो पूरी जीवन भर के लिए उसका मान्य है, लाइफ टाइम के लिए। फीस है 250 रुपए लगेगी नए लाइसेंस के लिए, अगर गुम कर देता है दोबारा नया लाइसेंस चाहिए तो 50 रुपए में उसको मिल जाएगा। लाइसेंस कैंसिल कर देगी अगर कोई गलत काम करते हुए मिलता है, कोई शिकायत मिलती है और ये पाते हैं कि भी गलत इसने किया, तो 5 साल तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। लाइसेंस अगर उसको रिन्यू करवाना तो 3 साल के बाद रिन्यू होता है, जिसमें अगर इंडिविजुअल एजेंट है तो 25 घंटे की ट्रेनिंग लेके रिन्यू हो जाएगा और कंपोजिट है तो 35 घंटे की। ये सीधा आपका इंश्योरेंस एजेंट था। फिर स्टैंडर्ड में नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ थे। स्टैंडर्ड में आ गया बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बपटिज्म सर्टिफिकेट। नॉन स्टैंडर्ड में आ गया आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, होरोस्कोप, कुंडली और सेल्फ डिक्लेरेशन। सिंपल। इनकम टैक्स की छूट मिलती है मैडम। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस में छूट है। सेक्शन 1010D के तहत जो पैसा मैच्योरिटी का एकदम इकट्ठा बन के आता है, जो पॉलिसी मैच्योर होती है, वो सेक्शन 1010D के तहत छूट में है। हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 की छूट वैसे नॉर्मली मिलती है। सीनियर सिटीजन अगर खरीदे अपने लिए या कोई व्यक्ति पेरेंट्स के लिए खरीदे तो 30,000 की छूट मिलती है। सेक्शन 80। की मैन कौन होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, प्रमुख यानी मेन बड़ी चेयरों पर बैठे हुए व्यक्ति, वो की मैन होते हैं। उनके डेथ होने के कारण ना कंपनी को टेम्परेरी लॉस होने की उम्मीद होती है, जिस लॉस को बचाव के लिए कंपनी उसका बीमा करवा लेती है। अब कंपनी उसका प्रीमियम भरेगी, इनकेस अगर उसकी डेथ होगी तो जो क्लेम आएगा वो भी कंपनी को मिलेगा। तो ये क्या है कि इसमें सम एश्योर्ड जो है कि बीमा किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस कंपनी की बिजनेस वॉल्यूम कितनी है या प्रॉफिट कितना कमाती है। केवल टर्म प्लान इसके तहत दे सकते हो। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती क्योंकि ये बिजनेस पॉलिसी है। हाँ, जो आपकी कंपनी है वो क्या करती है कि इस प्रीमियम को एक्सपेंस के अंदर दिखा के, खर्चों में दिखा के, और सेक्शन 37(1) के तहत जो है इनकम टैक्स में छूट ले लेती है। ये की मैन इंश्योरेंस आपका। फिर अंडर राइटिंग के कुछ रूल है, वही मैंने आपको स्टैंडर्ड लाइफ के हिसाब से बताया था। मोर्टेलिटी रेट्स के बराबर है तो स्टैंडर्ड लाइफ, मोर्टेलिटी रेट से नीचे है तो प्रेफर्ड लाइफ, मोर्टेलिटी रेट से थोड़ा ज्यादा है तो सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद अगर ज्यादा है तो वो डिक्लाइंड लाइफ में। तो जो बराबर का होएगा उसके लिए ऑर्डिनरी रेट लगेंगे, जो ज्यादा होएगा मोर्टेलिटी रेट से उसके लिए एक्स्ट्रा रेट लगेंगे। कुछ लीन वगैरह भी लगा देती हैं। फिर उसके बाद क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्टिव क्लोज भी लग जाते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ना है। फिर फ्री लुक इन पीरियड होता है, यानी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अगर कस्टमर को ये लगता है कि उसने जो पॉलिसी खरीदी है वो उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करती, या फिर एजेंट ने गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेच दी है, तो वो अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकता है। उस केस में क्या होगा कि कुछ कटौतियां काटकर बाकी सारा प्रीमियम उसको वापस हो जाएगा। लेकिन कब लागू होगी ये? पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के बाद, रसीद जारी होने के बाद नहीं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के बाद। ठीक है मैडम। फिर उसके बाद इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लोज, ये भी कस्टमर के फेवर में ही जाता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी पहले 3 साल के अंदर अगर ये पकड़ लेती कि किसी ने गलत जानकारी दी है तो वो पॉलिसी कैंसिल करके जब्त कर लेगी। बट अगर वो 3 साल में नहीं पकड़ पाई तो उसके बाद इनकेस को कभी भी पॉलिसी को कैंसिल नहीं कर सकती, और इनकेस डेथ क्लेम भी आ गया तो कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है जी। और इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 45 में ये लिखी गई है। फिर रिसिप्ट है, पहली रसीद जो कटेगी वो FPR, वो आपके बीमा संविदा शुरू होने का प्रमाण कॉन्ट्रैक्ट का है। बाद की रसीदें जो कटाओगे वो RPR। वैसे कोई ज्यादा काम सा नहीं, लेकिन अगर भुगतान संबंधी कोई विवाद हो जाए तो प्रमाण के तौर पे दिखा सकते हैं। ग्रेस पीरियड एक एडिशनल टाइम मिलता है आपका प्रीमियम भरने के लिए। उसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली चूज करोगे तो 1 महीना या 31 दिन का समय मिल जाएगा, और अगर मंथली चूज करोगे तो आपको 15 दिन का मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ जो है ग्रेस पीरियड के दौरान हो जाती है तो उस केस में क्या है कि जितना उसका बीमा है उसमें से जो बकाया प्रीमियम उसका है उसको माइनस करके जो है नॉमिनी को दे देते हैं। ग्रेस पीरियड जो एडिशनल टाइम मिला, अगर उसके अंदर डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि जो उसका टोटल बीमा है उसके अंदर से जो बकाया प्रीमियम है यानी कि ड्यू प्रीमियम है वो माइनस करके जो है नॉमिनी को वो पैसा मिल जाएगा। मैंने एग्जांपल भी बताया था, मान लो 5 लाख का बीमा है, 50,000 रुपए का प्रीमियम है, अगर उनकी ग्रेस पीरियड के दौरान हो जाती है तो जो 5 लाख में से 50,000 माइनस करके जो पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये है थोड़ा सा, और कल की क्लास में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। यहाँ तक इंश्योरेंस प्रोडक्ट तक आप लोगों का आ गया है। तो मधु मैडम, रंजीत मैम, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बाकी कल का लिंक मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, और मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा जो आप लोगों को जो है यूट्यूब पर देखना है। मेरी खुद की वीडियो है, वो 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर करवाए हैं। और कल का जो टॉपिक रहेगा वो मैं थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगा। मेरे कुछ 2-4 टॉपिक बचे हैं आधे घंटे के, वो करवा के फिर जो 101 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो आपको करना है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल?
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कल सुबह 11 बजे मिलते हैं, लिंक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है मैम, कल 11 बजे एग्जैक्टली आपने पहुंचना है, और जो वीडियो हर क्वेश्चन पढ़ के आने हैं प्लीज। ठीक है, ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। तो ये कॉल ज्वाइन करने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।